बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे जी। ऑर्डर ठीक जा रही है आप लोगों का? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही अभी तक? कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो? एवरीथिंग क्लियर? प्रीवियस क्लास की कोई डिस्कशन अगर आपके जहन में है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं जी। एक्चुअली कल जो था ना वो मेरे पास ना जे वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा लिए फिर वो हुआ इशू, लेकिन आज इंशाल्लाह मैंने इसलिए ओपन कर लिया। ठीक है जी। तो हमारी डिस्कशन जो चल रही है दैट इज रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, के कौन कौन से लोग जो हैं वो डिसक्वालिफाइड होंगे टू एक्ट एज ऑडिटर। उसमें कल की डिस्कशन को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट वी विल मूव ऑन टू द फर्दर। जो मेनली हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें डायरेक्टर्स के बारे में क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई डायरेक्टर था उसके बारे में क्या क्राइटेरिया है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में क्या क्राइटेरिया है, जो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनके बारे में क्या क्राइटेरिया है, डायरेक्टर के स्पाउस के बारे में क्या क्राइटेरिया है, लोन हो तो फिर किसी से डील करना है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं, यूटिलिटी बिल के केस में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। आज हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि अगर कोई पर्सन जिसको फ्रॉड कंडक्ट करने की वजह से कन्विक्शन हो जाए, यानी कि फ्रॉड प्रूव हो जाए, तो वो 10 साल तक ऑडिट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यानी इफ अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड कैन नॉट कंडक्ट द ऑडिट फॉर द 10 ईयर्स। एंड द नेक्स्ट प्रोविजन इज वेरी सिंपल, जो कहता है कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद क्या है? एनी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या जिसके साथ कंपनी का नाम आ जाए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो कंपनीज की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। अगर एक ऑडिट फर्म 10 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल के साथ कंपनी बना ले और एक ऐसी कंपनी को ऑडिट कर दे जिसके बिलियन ऑफ रुपीस का क्या है? रेवेन्यू, तो कल अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो ऑडिटर क्या कह सकता है कि भाई मेरे कंपनी की तो कैपिटल 1 मिलियन तक है, तो मैं तो इस हद तक की जिम्मेदार हूं, इससे ऊपर के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये कह सकता है ना वो। इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया लॉ ने? लॉ ने कह दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकती। यानी अगर जी तो वो फर्म होनी चाहिए, फर्म पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर हो सकती है या सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर हो सकती है। पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। तो ऑडिटर कल कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और उसकी लायबिलिटी क्या रहे? अनलिमिटेड है, तो कौन ऑडिट कर सकता है? सिर्फ फर्म्स ऑडिट कर सकती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स कर सकती हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट कर सकती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकती। नहीं, अगर निग्लिजेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है। अगर ऑडिटर ने प्रोसीजर ठीक डिजाइन नहीं किए, ऑडिटर ने काम ही नहीं किया, ऑडिटर ने ठप्पा लगा दिया है। ठप्पे से मुराद क्या होता है कि विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एविडेंसेस ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, तो फिर तो ऑडिटर जिम्मेदार है। तो उस केस में क्या है? उस केस में यह है कि फिर आपकी लायबिलिटी है। अगर आपने प्रोसीजर ठीक तरीके से डिजाइन किए, आपने काम भी ठीक तरीके से किया, फिर गलती रह जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदारी नहीं बनती अगर आपकी निग्लिजेंस उसमें ना हो। तो बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती, एलएलसीज एलएलपी जितनी होती हैं वो भी नहीं कर सकती। अगर कोई पर्सन इनएलिजिबल है एज पर कोड ऑफ एथिक्स, इन लॉ में उसने बड़ा कैटेगोरिकली एक ही लाइन डाल दी है, अगर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती तो फिर आपकी लॉ के मुताबिक भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड एज पर कंपनी एज पर कोड ऑफ एथिक्स, देन यू आर आल्सो डिस्क्वालिफाइड एज पर लॉ। ठीक हो गया जी। आगे चले जी। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ऑडिटर, ऑडिटर की स्पाउस या इनके माइनर चिल्ड्रन या इस ऑडिटर के जो बाकी पार्टनर्स हैं वो, ये सारे मिलकर या इनमें से कोई एक बंदा किसी ऑडिट क्लाइंट के या इसकी एसोसिएटेड कंपनी के। एसोसिएटेड कंपनी में कौन सी? इसकी पेरेंट कंपनी
ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी में उसकी पेरेंट, इसकी सब्सिडरी, पेरेंट की सब्सिडरी, इसकी एसोसिएट, इसका जॉइंट वेंचर, ये सारी बातें आती हैं। यानी कि बीइंग फर्म का पार्टनर, मैं, मेरी बीवी, मेरे माइनर चिल्ड्रन, ये जिस फर्म के अंदर मैं पार्टनर हूं उसके सारे पार्टनर किसी ऑडिट क्लाइंट के ऑर्डिनरी शेयर होल्ड नहीं कर सकते। कौन से शेयर होल्ड नहीं कर सकते? ऑर्डिनरी शेयर। यानी कि मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता किसकी? ऑडिट क्लाइंट की। कौन कौन? मैं, मेरी बीवी, मेरे माइनर चिल्ड्रन, या मेरी फर्म के सारे पार्टनर। मेरी फर्म के सारे पार्टनर ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। ऑडिट क्लाइंट तक बात नहीं रुकती, वो कहता है फिर ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी के भी शेयर होल्ड नहीं कर सकते। किसके? ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी के भी शेयर होल्ड नहीं कर सकते। अब ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी में कौन से लोग आते हैं? जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो भी एसोसिएटेड कंपनी में आती है, जो उस ऑडिट क्लाइंट की पेरेंट कंपनी है वो भी सब्सिडरी कंपनी में आती है, जो ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी है, यानी कि ऑडिट क्लाइंट की अगर 20% से ज्यादा किसी में इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या बन जाएगी? एसोसिएटेड कंपनी। अगर 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या बन जाएगी? ज्वाइंट वेंचर। यानी ऑडिट क्लाइंट के भी शेयर होल्ड नहीं कर सकते और ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी के भी शेयर होल्ड नहीं कर सकते। अगर दो कंपनियां सिर्फ कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से एसोसिएटेड कंपनी बनती हैं तो उस पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर दो कंपनियां सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी बनती हैं बाय मेयरली कॉमन डायरेक्टरशिप तो यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यह बात समझाइए आपको या दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा करता हूं। अब एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं हूं जी IY के अंदर ऑडिटर, IY के अंदर मैं पार्टनर हूं जी। IY का ऑडिट क्लाइंट है ABC, ABC के आगे एक सब्सिडरी कंपनी है DEF, एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट है उसका XYZ, और इसकी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है QMN। ठीक है जी। तो बीइंग IY का पार्टनर, मैं, मेरी स्पाउस, मेरे चिल्ड्रन, मेरे क्या कहते हैं फर्म के पार्टनर, इसके भी शेयर होल्ड नहीं कर सकते, इसके सब्सिडरी कंपनी के शेयर भी होल्ड नहीं कर सकते, इसके एसोसिएटेड कंपनी के शेयर भी होल्ड नहीं कर सकते, इसकी पेरेंट कंपनी के भी शेयर होल्ड नहीं कर सकते। और अगर मैंने इसकी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस मैटर को कि भाई मेरे पास आपकी कंपनी या आपके एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हैं, ये मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्लोज करूंगा और 90 डेज में क्या करूंगा? डिसइन्वेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? 90 डेज में शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करूंगा। तो फिर मैं क्या हो सकता हूं? उस कंपनी के ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो सकता हूं। ये बात समझ आ गई आपको? कोई मुश्किल तो नहीं है? यहां तक नहीं आई समझ? अगर मैं, मेरी बीवी, मेरे माइनर चिल्ड्रन से मुराद क्या है? 18 साल से छोटे बच्चे, या जिस फर्म में मैं पार्टनर हूं उस फर्म के सारे पार्टनर किसी ऑडिट क्लाइंट के शेयर नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल आपको पता है किसी लिस्टेड कंपनी का आप ऑडिटर बनना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो उसकी तो मार्केट में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपको पता है उसके रिजल्ट्स क्या हैं। आप क्या कर सकते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? आपको पता है कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है, आप फौरी तौर पे मार्केट में शेयर उठा लेंगे क्योंकि मार्केट में शेयर भी क्या उसका अंडर प्राइस्ड है। जैसे मार्केट में रिजल्ट डिस्क्लोज होंगे तो मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर चली जाएगी। आपके पास एक पहले इंफॉर्मेशन मौजूद थी, आपने उसके बेस पे क्या किया? डिसीजन कर लिया और आपने एडवांटेज ले लिया। दूसरी बात, अगर आपकी उस कंपनी में शेयर्स होंगे तो आप क्या होंगे? सेल्फ इंटरेस्ट होगा आपका कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट शो करे ताकि मुझे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो आपकी इंडिपेंडेंस रहेगी? नहीं रहेगी। अच्छा, ये सेम क्राइटेरिया देखो, अगर आपकी बीवी के पास ये शेयर्स हो तो फिर क्या इंडिपेंडेंस रहेगी? नहीं रहेगी। अगर आपके माइनर चिल्ड्रन के पास शेयर्स हो तो क्या इंडिपेंडेंस रहेगी? नहीं रहेगी। अगर आपकी फर्म के पार्टनर के पास शेयर्स हो तो क्या इंडिपेंडेंस रहेगी? आंसर इज नो। तो जब इंडिपेंडेंस मैं मेंटेन ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं शेयर भी नहीं रख पाता। ये मेरे ऊपर किसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी? लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लॉ ने क्या कहा है कि भाई आप ऑडिट क्लाइंट के भी शेयर नहीं रख सकते, ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी के भी शेयर नहीं रख सकते। आप समझ आ गई बात की? आगे हम सवाल करेंगे फिर समझ आ जाएगा जी। वो रख सकते हैं, वो पेरेंट्स की बात नहीं। आप मेजर है ना, माइनर तो नहीं है। अगर आप 18 साल से कम होती तो फिर यानी आप 18 साल से कम है और आपके पेरेंट्स को ऑडिट की अपॉइंटमेंट की ऑफर रिसीव हुई है
लॉ में सिर्फ बात जिसकी हुई है बस उस पे रखे ना, बाकी जो आपके पेरेंट्स उन पे तो नहीं है। अगर पेरेंट्स तो रख ले, पेरेंट्स के नाम पे आप ले लें शेयर, लेकिन एथिकली ठीक नहीं होगा। लॉ में तो नहीं है उसके ऊपर प्रॉब्लम, एथिकली ठीक नहीं होगा। लेकिन जब एथिकली ठीक नहीं होगा तो लॉ में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है जी? आगे सवाल करेंगे तो भी समझ आ जाएगी बात, अभी सवाल ही हमने इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? आ गया, चलो ठीक। अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने क्या बात की, ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हुई है, टर्म फाइनेंस की बात नहीं हुई, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं हुई, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हुई है। और आपने एसोसिएटेड कंपनी का जो क्राइटेरिया भी चेक करना है ना कि कोई एसोसिएटेड है या नहीं है, तो उसमें दो क्राइटेरिया हैं। 20% से ज्यादा शेयर होने चाहिए। 20% से ज्यादा तो एसोसिएट है, 50% से ज्यादा है तो सब्सिडरी है। सब्सिडरी ऑटोमेटिकली एसोसिएट बन जाती है, एसोसिएट ऑटोमेटिकली सब्सिडरी नहीं बनती। ठीक है जी? आगे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर बंदा डिस्क्वालीफाइड है तो उसकी पेरेंट के लिए भी डिस्क्वालीफाइड है, अपनी सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड है, अपनी पेरेंट की सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड है। ये क्राइटेरिया हमने कल पढ़ लिया था। और अगर ये दो फर्दर पॉइंट है, इसकी रीडिंग कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन अराइज आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि मैं पहले मेरे पास शेयर्स नहीं थे, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद मैंने शेयर उसके को ऑब्टेन कर लिए हैं, तो जिस दिन मैं शेयर ऑब्टेन करूंगा या जिस दिन मैंने वो काम किया उस दिन मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। और क्या जी, अपॉइंटमेंट ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन इज वाइड। अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट शुरू से ही वाइड है, उसकी अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं। इस केस में कौन अपॉइंट करेगा? कमीशन में अपॉइंट अ क्वालिफाइड पर्सन इन देयर प्लेस, जो ऊपर हमने भी पढ़ा था शुरू में भी। और तीसरी बात क्या है, एक्ट एज ऑडिटर व्हाइल अनक्वालिफाइड, लेवल 2 पेनल्टी ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। तो लेवल 2 की पेनल्टी ऑडिटर पे लगेगी। किस पे लगेगी? ऑडिटर पे। 0.5 मिलियन से 1 मिलियन के दरमियान है वो। आगे इसके नीचे हमने इसका चार्ट दिया हुआ है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है तो अपना शेयर कर सकते हैं आप। कोई सवाल नहीं यहां तक? ले जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम थोड़ा प्रैक्टिस पे आप आते हैं। अब जहां प्रैक्टिस पे जब आएंगे तो हमने ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही सारी बात करनी है कि आपने पेपर में किस तरह से डील करना है। ये पहले बताता हूं मैं आपको। जब भी आपको कंपनीज एक्ट का कोई सवाल आएगा तो आपने उसमें दो चीजें करनी है। पहले आपने बतानी है लॉ की रिक्वायरमेंट, ये आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स। लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? लॉ क्या कहता है? फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज होल्डिंग एनी शेयर ऑफ द ऑडिट क्लाइंट और इट्स एसोसिएटेड कंपनी इज इन डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये क्या है? लॉ की रिक्वायरमेंट है। लॉ की रिक्वायरमेंट के बाद आपका जो सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन करें। यानी आप जो केस कर रहे हैं, यानी आप जिस केस में डील कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरे लॉ के साथ क्या लिंक बनता है, यानी सिनेरियो को एक्सप्लेन करें, फिर लिंक करें स्टेप 1 विद 2। आपने फिर क्या करना है? स्टेप 1 को स्टेप 2 के साथ लिंक करना है, एंड देन यू हैव टू मेक द डिसीजन। डिसीजन से मुराद क्या है? कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो भी हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा वो। अब मैं इस पूरी एप्लीकेशन को आपको सवालों के ऊपर करके दिखाता हूं। और इन सारों से पहले आपने फ्लो बनाना है पूरा। फ्लो किस तरह से बनाना है मैं भी आपको बताता हूं फ्लो कैसे बनेगा। बुरे वाला एंड कमाल, ये दो हमारे पास सिनेरियोज हैं। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट। हाँ ठीक है। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट दैट मे बी इन्वॉल्वड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन एंड एडवाइस पार्टनर ऑफ द कंसर्न फर्म विद रिगार्ड टू पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट मे बी फॉलोड। इसके अंदर जो हमारे पास है जी, नहीं, ये कोड ऑफ एथिक्स का सवाल है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें। सॉरी, वो कोड ऑफ एथिक्स का भी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो फिर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कंपनीज एक्ट का सवाल है जी, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपने इसको एक्सप्लेन करना जी। पहला केस है जी, जमान इज अ पार्टनर इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जमान क्या है जी? पार्टनर है जी, एंड होल्ड 5000 शेयर इन मर्दान लिमिटेड। जमान के पास एमएल के कितने शेयर हैं जी? 5000 शेयर में। हिज फर्म हैज रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ हनीवाल लिमिटेड। जमान को केएल की तरफ से ऑडिट की ऑफर आई है जी। एमएल एंड केएल आर सब्सिडरीज ऑफ डेरा खान लिमिटेड। तो एक और कंपनी है यहां पे डेरा खान लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी है और ये भी
इसकी सब्सिडरी है। जमान के पास 5000 शेयर्स हैं मर्दान लिमिटेड के, जो सब्सिडरी है कंपनी किसकी, डेरा खान लिमिटेड की, और जमान को एक ऑफर रिसीव हुई है खानेवाल लिमिटेड की, ये भी सब्सिडरी किसकी है, डेरा खान लिमिटेड की। तो बताएं इस केस में क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, भाई आप बताओ, आप बताओ। हाँ जी, आप नहीं समझ आया, क्यों नहीं समझ आया? नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? KL स्टेटेड है, वेरी गुड, किसकी, ML की, वेरी गुड। और फिर इसके बाद एसोसिएटेड कंपनी है, फिर और ऑडिट पार्टनर क्या कर रहा है, होल्ड, एसोसिएटेड कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है। अब इस केस में जो सवाल का जवाब बनता है वो क्या है, जमान लिमिटेड, पहले बताएंगे लॉ की रिक्वायरमेंट। लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, इफ ऑडिट पार्टनर आर हिज स्पाउस आर माइनर चिल्ड्रन आर इन केस ऑफ फर्म ऑल पार्टनर ऑफ द फर्म होल्ड एनी शेयर ऑफ द ऑडिट क्लाइंट आर एसोसिएटेड कंपनी देन ही इज डिसक्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। अब आए सिनेरियो एक्सप्लेनेशन। इन आवर केस जमान इज अ पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म who received offer for appointment from Khanewal Limited, which is a stated company of ML and Dera Khan Limited. अब ये आपने सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया, एंड जमान होल्ड 5000 शेयर इन ML। अब आ जाएं लिंक स्टेप 1 विद स्टेप 2। अब हम कहेंगे कि एज होल्डिंग ऑफ शेयर ऑफ एनी ऑडिट क्लाइंट आर ए स्टेटेड कंपनी ऑफ ऑडिट क्लाइंट, देन जमान इज इनएलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, सो इन दिस केस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी मेड। ये बात समझाइए आपको, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपने। जब तक राइटिंग के स्किल्स में ये 3 सिनेरियोस को ज़हन में रख के आंसर नहीं करना तो आपके नंबर मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स आपके कट जाएंगे, पहले बता रहा हूं आपको। आप लोगों की क्लास तो नहीं है ना 11:30 के बाद, 12:15 है ना, तो दरमियान में 5-10 मिनट हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको। ये बात समझ आ गई आपको, सिनेरियो समझ आया आपको, किस तरीके से हमने बनाया है, किस तरीके से हमने लिखा है। या बेशक अपने पास फ्लो चार्ट छोटा सा बना सकते हैं, नहीं समझ आया या दोबारा बता दूं? जमान लिमिटेड के पास शेयर्स हैं किसके, मर्दान लिमिटेड के। मर्दान लिमिटेड और कमाल खानेवाल लिमिटेड का क्या तल्लक है, एसोसिएटेड कंपनी है। अब जमान क्या ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी के शेयर होल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसके पास क्या है, शेयर्स हैं। तो अब क्या करे, तो करे क्या करना है, तो क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा इस मैटर को टू द बोर्ड, और फिर क्या करेगा, दूसरी बात डिसइन्वेस्ट करेगा विद इन 90 डेज। विद इन 90 डेज क्या करेगा, शेयर्स को डिसइन्वेस्ट भी करेगा। तो फिर क्या हो सकती है, इसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। ड्राफ्टिंग के लिए ये रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, बार बार कह रहा हूं, ये रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चलें। एसोसिएट्स हैं आपस में, आगे चलें जी। Bilal and company has received an offer for appointment as auditor of IJK Limited। तो हमारे पास कौन है जी, बिलाल है जी, और एक IJK है। बिलाल को रिसीव हुई है ऑडिट की ऑफर। टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 990 मिलियन। IJ का टोटल पेड अप कैपिटल क्या है, 990 मिलियन है। वेयर एज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 130 मिलियन। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है जी, 130 मिलियन है। फरियाल वाइफ ऑफ अ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी, बिलाल की एक वाइफ है, वाइफ का क्या नाम है, फरियाल, विच इज शी इज अ डायरेक्टर इन LMN लिमिटेड। और फरियाल क्या है जी, LMN के अंदर डायरेक्टर है। विच होल्ड 50 मिलियन नॉन प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन IJK। LMN का और IJ का क्या क्या तल्लक है, इसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो आपका होल्ड करते हैं 2 मिलियन का, और प्रेफरेंस शेयर आपके होल्ड करते हैं 50 मिलियन के। ये समझ आई बात की नहीं है यहां तक? यहां तक सिनेरियो क्या है, बिलाल को एक ऑडिट की ऑफर रिसीव हुई है IJK लिमिटेड से। IJK लिमिटेड के शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी 130 है, रिमेनिंग क्या है, प्रेफरेंस है।
अच्छा, फिर बिलाल की जो वाइफ है फरियाल, वो डायरेक्टर है किस में, LMN के अंदर। LMN जो है वो IGK के ऑर्डिनरी शेयर 2 मिलियन होल्ड करती है और प्रेफरेंस शेयर 50 मिलियन होल्ड करती है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई या नहीं आई समझ? आगे चलें। फरियाल आल्सो होल्ड 10,000 शेयर इन LMN लिमिटेड। फरियाल डायरेक्टर भी है और 10,000 शेयर भी होल्ड करती है। यानी फरियाल का LMN के साथ दो तल्लक हैं। फरियाल LMN की डायरेक्टर भी है और फरियाल के पास LMN के 10,000 शेयर्स भी हैं। यहां तक बात समझ आ गई नहीं आई? क्लियर है ना? आगे चले। द पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप ऑफ शेयर इज 10 ईच। तो अगर 130 को 10 पे डिवाइड किया जाए तो एक शेयर कितने का है? 13। तो टोटल शेयर कितने हमारे? 13 मिलियन शेयर हैं। टोटल शेयर कितने हमारे? 13 मिलियन शेयर हैं। अब देखें यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है। यहां पे ये सबसे पहले हमारे जेहन में ये रिस्क है, LMN और IJK आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं या नहीं है। पहला हमारा ये कंसर्न है। अगर ये दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं तो फरियाल जो स्पाउस है किसकी, बिलाल की, उसके पास एक एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स भी हैं। तो अगर ये दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनी हैं और बिलाल की स्पाउस के पास इस एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो फिर तो ये अपॉइंटमेंट आपस में नहीं हो सकती। अब हमने पहले ये देखना है कि ये एसोसिएटेड हैं या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? अब 2 मिलियन शेयर्स हैं इनके पास। मैंने क्या कहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स की बेस पे आपने एलोकेशन नहीं देखनी, TFCs के बेसिस पे एलोकेशन नहीं देखनी, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर की बेस पे देखनी है। तो 2/13 करें तो कितना बनता है? 15.336%। अब मुझे बताएं कि 15.336% पे क्या एसोसिएटेड कंपनी बनती है? LMN और IJK आपस में एसोसिएटेड कंपनी है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 20% से कम शेयर होल्डिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएटेड नहीं है। जब ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएटेड नहीं है तो जो फरियाल के शेयर इस कंपनी के अंदर हैं, क्या इस अपॉइंटमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं? आंसर इज नो। तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ व्हेन अ पर्सन, his spouse, minor children, or in case of firm, all partner of the firm hold any share in an audit client or associated company of audit client। नींद क्यों आ रही है तुम्हें? आ रही है नींद? बेटा मैं बताऊं एक बात, मुझे ना शक्ल देख के ना समझ आ जाती है कि बंदा किस स्टेट ऑफ माइंड बैठा हुआ है। अच्छा चलो ठीक। तो इसके फिर आप कहेंगे कि अगर वो शेयर होल्ड करते हैं ऑडिट क्लाइंट के या उसके एसोसिएटेड कंपनीज के, तो फिर ऑडिट की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब हमारे सिनेरियो में क्या है? इन आवर केस फरियाल इज डायरेक्टर ऑफ LMN and LMN is not a stated company of IJK Limited as holding only 15.336 shares. So holding of shares in LMN by Farial, which is she is spouse of the Bilal, do not impact the offer appointment from the IJK Limited. So in our case appointment can be done. So in our case appointment can be done. आप ये इस तरह से बेटा लिखेंगे तो फिर आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप इसमें थोड़ी सी डंडी मारेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखें मुझे बताएं कि टोटल शेयर कितने हैं? 130 मिलियन थे। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 13 मिलियन। किसके? IJK के टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 13 मिलियन का है। LMN के पास IJK के कितने ऑर्डिनरी शेयर है? 2 मिलियन। तो 2 को डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो कितना रेट बनता है? यानी कि LMN की 15% होल्डिंग है किसमें? IJK में। अगर LMN के यहां पे 20% होल्डिंग होती तो फिर क्या बन जाती? एसोसिएट। अगर एसोसिएट बनती तो फिर जो फरियाल के पास शेयर थे क्या ये होल्ड कर सकती थी? नहीं। इस केस में होल्ड कर सकती है। समझ आ गई बात? ये टोटल कैपिटल है, उसमें 130 ऑर्डिनरी शेयर है, बाकी क्या है? प्रेफरेंस शेयर है। तो कैपिटल तो उसका टोटल 990 का है, जिसमें से 130 क्या है? ऑर्डिनरी शेयर है। तो हमने क्या कहा था? हमने ऑर्डिनरी शेयर की बेस पे रहना है। देखिए मैंने लर्निंग में बात बता दी थी। अगर ये फॉर एग्जांपल यहां पे सवाल की बेस पे बताता तो ये कहलाते हैं रिवर्स लर्निंग। मैं रिवर्स लर्निंग के सख्त खिलाफ हूं। आपको पहले इल्म होना चाहिए फिर आप सवाल अटेम्प्ट करें। अगर रिवर्स लर्निंग पे जाएंगे तो सवाल अगर टेस्ट ही नहीं हुआ, अगर कॉन्सेप्ट टेस्ट ही नहीं हुआ, तो फिर पेपर में क्या करेंगे आप? पेपर में तो आप फेड हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी कि क्या करना उस सिचुएशन में। आगे चले जी। जी जी ये आई का की स्टडी टेक्स्ट है। हाँ तो कोई मसला नहीं। तो कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस पे कोई इशू नहीं है। नहीं वो मैंने क्या बताया था, कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डिंग की बेस पे आपने देखना है।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है जी। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। सिचुएशन नंबर ए है जी, ABC and DEF Limited are associated company on account of common directorship। ABC और DEF ये क्या है जी? एसोसिएटेड कंपनी है, किस वजह से? Salman and company chartered accountant have received offer for appointment as auditor in ABC। ABC ने किसको ऑफर किया है? सलमान एंड को। सलमान अ पार्टनर इन SCC इज स्पाउस ऑफ नवीन। सलमान की स्पाउस कौन है? हु इज एम्प्लॉय इन DEF? वो क्या है जी? नवीन क्या है? एम्प्लॉय है किसमें? DEF में। ये हमारा केस है। अब इस केस में बताएं, पहले बताएं कि कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से कोई कंसर्न रेज होता है? नहीं, एसोसिएटेड कंपनी तो नहीं बनती। फिर दूसरी बात क्या है कि सलमान जो है वो क्या है? ऑडिट फर्म का पार्टनर है। ऑडिट फर्म की जो पार्टनर है वो एम्प्लॉय है किसमें? एक एसोसिएटेड कंपनी हम कह रहे हैं उसके अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आती। तो इस केस में हमारी अपॉइंटमेंट आसानी से हो सकती है। मुझे समझ आ गई बात की? कहां से भी देख लेते हैं फिर भी। Salman and company is eligible to appointed out of the ABC Limited. Naveen is an employment of DIA, which is an associated company, and such employment has no relevance in context of appointment of auditor। तो ये कोई इस लॉ में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप उसको पॉइंट नहीं कर सकते। आगे चलें, ऑल द पार्टनर ऑफ कॉस्ट ऑफ एसोसिएट आर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। सारे के सारे क्या हैं जी? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये मिटा दूं ना फिर? अगर बेटा ये शॉर्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो पेपर में बड़ी मुश्किल होगी आपको। तो ये शुरू में प्रैक्टिस कर ले, बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी। हमारे पास कौन सी कॉस्ट ऑफ एसोसिएट है जी? कॉस्ट ऑफ एसोसिएट सारे क्या हैं जी? CMAs हैं जी। द फर्म हैज रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ निहाल प्राइवेट लिमिटेड। इनको किसकी ऑफर रिसीव हुई है जी? निहाल प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट की ऑफर रिसीव हुई है। NPL हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 500,000। इसका पेड अप कैपिटल कितना है जी? 500,000। और ये 30% ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय सियाल लिमिटेड। निहाल प्राइवेट लिमिटेड के जो 30% शेयर हैं वो किसके पास हैं? सियाल लिमिटेड के पास है, SL के पास। आप मुझे एक चीज बताएं, इस केस में क्या कॉस्ट ऑफ एसोसिएट की अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? ऐसे नो ना कहा करें, पहले सवाल को सोचा करें, समझा करें, फिर नो कहा करें। ये जो असल में हमारे पाकिस्तानी का स्टाइल है ना कि शुरू में ही नेगेटिव सोचना, ये नेगेटिव नहीं सोचते शुरू में। पहले आप इसको पढ़ें सवाल को कि पहले सवाल में लॉ की रिक्वायरमेंट कौन सी लग रही है यहां, ये बताएं। जी आप बताएं जी, कौन सी लॉ की रिक्वायरमेंट लग रही है यहां पे? 30% पे क्या सब्सिडी बनती है? अगर निहाल प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी होती तो फिर उस केस में ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट पॉइंट नहीं हो सकते थे। यहां पे कितने परसेंट होल्डिंग है? 30% पे शेयर तो बनती है लेकिन सब्सिडरी नहीं बनती। जब सब्सिडरी भी नहीं है और पेड ऑफ कैपिटल भी 5 लाख का है तो फिर अपॉइंटमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अब क्या लिखेंगे? इन केस व्हेन private limited company share capital is less than 3 million and the same is not associated company, same is not subsidiary company of public company, so in this case cost and management accountant can be appointed as auditor of the company. In our scenario, as Nihal Private Limited 30% share are held by the SL, so this is a stated company, not a subsidiary company of limited, so cost of associate can be appointed as auditor of the company। समझ आइए बात की?
क्वेश्चन नंबर 21 है जी, आई का क्वेश्चन बैंक का। इसकी रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो द रिक्वायरमेंट इज इन ईच केस स्पेसिफाई द मिनिमम कंडीशन स्पेसिफाइड बाय कंपनीज एक्ट विच शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। यानी हमने अगर ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है तो क्या चीजें होना जरूरी है। द फॉलोइंग थ्री एंटिटीज हैव अप्रोच Alpha and Company Chartered Accountants the firm for appointment as their statutory auditors. In each case, there are following issues which need to be considered before firm decide to accept the assignment. पहला केस क्या है जी, सेफ बैंक लिमिटेड का। इशू क्या है जी, द फर्म हैज acquired office equipment from the bank under finance lease arrangement. In addition, some partner of the firm are also using the bank card facility. जी बताएं जी, इस केस में कौन बच्चा बताएगा जी? हाँ जी आप बताएं, एंड के ऊपर, एंड के भाईजान ऐसे ना करें छोटे भाई, ये तो बात गलत है। पेपर नहीं पास करना आपने, पेपर पास हो जाएगा, पढ़ लूंगा, जब पढ़ूंगा तो पेपर पास हो जाएगा, ये बात है। तो बताएं फिर कल आए थे क्लास में, तो फिर बताना आप नहीं है, जल्दी बताएं इस केस में मसला क्या है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा जी। हाँ जी आप बताएं, आपको मैं ठीक करता हूँ, आप बताएं जी। वेरी गुड। और दूसरा भी सिनेरियो, इसमें दो केस हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो लीज लेने से क्या हो गई है, इंडेटनेस कंसीडर हो गई है। जब लीज ली है तो क्या आ गया, इंडेटनेस आ गई है। अगर आप ऑडिट क्लाइंट की डेट में हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 1 मिलियन से ज्यादा है पर पार्टनर, तो फिर भी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। सो इस केस में अगर अपॉइंटमेंट करानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, लीज को टर्मिनेट करना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को 1 मिलियन से बिलो रखना पड़ेगा, फिर जाके आपकी क्या हो सकती है, अपॉइंटमेंट हो सकती है। मतलब कोई लोन ले लिया आप, कल मैंने काशिफ जवाद की बात की थी, बल्कि सॉरी आपका नाम क्या था, मखदूम, मखदूम और जवाद, जवाद भाई का नाम था ना। मखदूम साहब ने भाई के लिए लोन लिया है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है, वो बिजनेस का लोन तो नहीं है। बिजनेस का लोन भी हो तो फर्म का क्या ऑर्डिनरी कोर्स है लीज कराना, तो फर्म का जब ऑर्डिनरी कोर्स में लीज कराना, फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, सिर्फ सर्विसेज देना। फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, सर्विसेज देना। सर्विसेज से रिलेटेड कोई चीज होगी तो हम उसमें कंसीडर करेंगे ऑर्डिनरी कोर्स, अदरवाइज वो नॉन ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस बन जाएगा। और लोन लेना, लीज कराना, ये कोई ऐसा एक्टिविटी, बैंक गारंटी देना, बैंक गारंटी लेना, ये ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अगर कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपने विन करना है, उसके लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप कोई गारंटी लेके आए, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गारंटी होगी। अगर आपने अपने भाई के लिए लोन लेना, उसके लिए गारंटी दी है, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की गारंटी नहीं है। अगर आपने लोन लिया, किसी नेचर का भी लोन लिया है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है नहीं है। जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब क्रेडिट कार्ड को उसने हमें क्या दी है, एग्जाम्पशन दी है। यूटिलिटी बिल में कितने दिन की एग्जाम्पशन है, 90 डेज की। आगे चलें जी। प्राइड कम्युनिकेशन लिमिटेड, वन ऑफ द फर्म पार्टनर हैड रिमेन्ड द डायरेक्टर ऑफ पीसीएल फॉर मेनी ईयर्स एज नॉमिनी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जी जी, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपकी इंडेटनेस तो है बैंक की, बैंक का पेबल है ना आपकी बुक्स में, तो उसके ऊपर लॉ हमें क्या दे देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका ओवरड्यू बैलेंस 1 मिलियन से नीचे नीचे है तो फिर मैं इंडेटनेस कंसीडर नहीं करूंगा इस प्रोविजन के लिए। अगर आपके पास 1 मिलियन से ज्यादा बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो फिर वो क्या है, आपकी इंडेटनेस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी बैलेंस 1.5 मिलियन है पेबल, तो आप अपॉइंट हो सकती हैं उस बैंक के लिए जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। नो, अगर आपके पास 8 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, यानी 8 लाख उसका बिल है, तो आप अपॉइंट हो सकती हैं, यस। 8 लाख में भी क्या है, इंडेटनेस है, लेकिन लॉ मुझे क्या दे देता वहां पे, रिलैक्सेशन। इस यूटिलिटी बिल के ऊपर 90 डेज से ज्यादा का अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो फिर क्या हो सकती है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं। अगर आपका 90 डेज से कम पेबल है, यानी कि एजिंग जो है उसकी 90 डेज से कम है, तो फिर आपकी क्या हो सकती है, अपॉइंटमेंट डन। लेकिन दोनों केसेस में क्या है, इंडेटनेस तो है, लेकिन लॉ ने क्या दे दिया, उसके ऊपर हमें एग्जम्पशन दे दी है।
अब यहां पे वो कहता है कि एक पार्टनर ऑफ द फर्म जो है वो प्रीवियसली डायरेक्टर रह चुका है उस कंपनी में, नॉमिनी या नॉन नॉमिनी। अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं फर्दर। कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि नॉमिनी डायरेक्टर के ऊपर ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाले नहीं लगते, बट आई बिलीव ये बात गलत है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। जब हम सेक्शन 2 में जाते हैं कंपनीज एक्ट के, तो उसमें हम डायरेक्टर्स की डेफिनेशन में जाते हैं, तो वो एक जनरल डेफिनेशन सबकी है। फिर जब हम ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो लॉ में कहीं पे भी नॉमिनी डायरेक्टर के ऊपर सेपरेट कंसिडरेशन उसमें नहीं दी गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्मल डायरेक्टर्स के लिए हैं, वही रूल एंड रेगुलेशन किसके लिए हैं? नॉमिनीज के लिए भी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपनी जो रिसर्च है, मेरा जो पास एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से बात कर रहा हूं। किताबों में शायद ये लिखा हुआ है कि नॉमिनी डायरेक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मेरे मुताबिक क्योंकि ये नॉमिनी डायरेक्टर भी नॉर्मल डायरेक्टरशिप में कंसीडर होती है, डायरेक्टर तो डायरेक्टर है, चाहे नॉमिनी है या नॉर्मल है, और वो रह चुका है पिछले कई सालों से। तो यहां पे हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा? यहां पे हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा कि 3 साल से कम का टाइम पीरियड है या 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है। अगर वो प्रीसीडिंग 3 इयर्स में डायरेक्टर रह चुका है, तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ये ओपन एंड सवाल है। ये कौन सा है? ओपन एंड। आप इसमें दोनों सिनेरियोस बताएंगे। अगर ये डायरेक्टर पिछले 3 सालों में रह चुका है, तो फिर डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर है, और अगर ये डायरेक्टर पिछले 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड में कहीं रह चुका है, तो फिर ये क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी है। सब नॉमिनी डायरेक्टर होता है, इसकी अथॉरिटी जो नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं उससे कम होती है। he cannot participate in the voting, but he has the complete authority as well. ये अपने नॉमिनेशन की पूरे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। अगर क्रेडिटर ने कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, बैंक ने कर दिया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो कोई ऐसा डिसीजन करने देंगे बोर्ड में बैठ के जो उनके खिलाफ हो? तो डिसीजन मेकिंग तो सबोताज होगी। तो उसका मतलब क्या है? पावर तो उनके पास है। अब देखें, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं इसका आंसर भी दिखाता हूं। आंसर में भी ये आई थिंक सो इस तरह की बात लिखी होगी। ये आई कैप का आंसर है, मेरे आंसर नहीं है। क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 21, सॉरी। The firm is not qualified to appoint as director of the company of PCL as one of the firm partners had been the director of PCL during the past 3 years. अब उससे सिंपल एक assumption लिया, आपने दोनों assumption लेंगे, तो मतलब नॉमिनी डायरेक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम रूल्स लगेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग है लगेंगे, मार्केट में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग्स पे नहीं लगेंगे, लेकिन अगेन जो मुझे लगा मैंने बता दिया है, आप इसी को फॉलो करें। आई कैप, मैं भी आई कैप वाली बात कर रहा हूं। आई कैप एक्चुअली सही बात लिख रहा है, किताबों में कुछ और लिखा हुआ है, पढ़ाने में कुछ और लोग बात करते हैं, लेकिन आपने इसी को भी फॉलो करना है। तीसरे नंबर पे है जी गामा लिमिटेड। इशू क्या है जी? ए पार्टनर ऑफ द फर्म होल्ड शेयर इन बीटा लिमिटेड। पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्ड शेयर इन बीटा लिमिटेड विच इज अ स्टेटेड कंपनी ऑफ गामा लिमिटेड। फर्म का जो पार्टनर है वो बीटा लिमिटेड के शेयर होल्ड करता है। बीटा लिमिटेड की एस्टेटेड कंपनी है, उसका क्या नाम है जी? गामा। और पार्टनर को गामा लिमिटेड की ऑडिट की अपॉइंटमेंट आई है, तो ऑडिट क्लाइंट की एस्टेटेड कंपनी के शेयर्स ऑडिट फर्म का पार्टनर होल्ड है, कर सकता है नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो अपॉइंटमेंट हो सकती है नहीं? अगर अपॉइंटमेंट करें तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करे और 90 डेज में डिस्पोज ऑफ कर दे। वेरी गुड। यहां पे कोई लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है, खत्म होगी बात। आपने जब तक उसने लिखना दे तो आपने कंसीडर नहीं करना ओपन एंड। यहां पे इस तरह के सवालों में क्या चीज सोल्यूशन? आप यही होगा जो मैंने बात की है, क्योंकि मैंने पहले क्लास में पढ़ा के सोल्यूशन देख लिया। नॉर्मल सोल्यूशन नहीं देखता क्लास से पहले, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी वही रही, लेकिन पहले मैंने पढ़ाया इससे पहले बैच में, तो मुझे वहां पे सोल्यूशन देखना पड़ा, इसलिए कि कोई गलती ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, ये आप सारे मिलकर आंसर करेंगे, जिससे कहूंगा वही आंसर करेगा। जी आप करेंगे जी आंसर। क्या नाम है आपका? साहब आंसर करेंगे जी। पहले कमेंट इसका, comment on each of the following situation with reference to appointment of external auditor in accordance with the requirement of Companies Act 2017. A case है जी फरख एंड कंपनी। फरख एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बी appointed as external auditor of Ibrahim Gas Company.
इब्राहिम गैस कंपनी एक यूटिलिटी कंपनी है जिसकी ऑडिट की अपॉइंटमेंट क्या फर्सी हुई आपको। द फर्म इज इंडेक्टेड टू द कंपनी एज इट हैज नॉट पेड लास्ट 2 मंथ बिल अमाउंटिंग टू 4860। पिछले 2 महीनों का गैस का बिल आपने पे नहीं किया उनका। आपने जो बिल किया ये होगा तब आप डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन अगर इसमें स्टेटमेंट 2 मंथ मतलब 60 या 61 डेज होंगे, वेरी गुड, तो उसके हिसाब से तो अपॉइंटमेंट हो सकती है। वेरी गुड जी। ये लॉ में 90 डेज का रूल है कि आपका जो पेबल है वो 90 डेज से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर 90 डेज से ज्यादा पुराना है तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं। इस सिनेरियो में 2 months हैं विच इज मोर 60 या 61 डेज विच इज लेस देन 90 डेज, सो अपॉइंटमेंट कैन बी डन। अपॉइंटमेंट इस केस में हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलें, अगला आंसर करेंगे जी आप। After 70 days of incorporation, the director of Rehman Limited decided to appoint Shahid as company statutory auditor. आपने 70 दिन के बाद शाहिद को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट कर लिया है। मिस्टर शाहिद वाज एम्प्लॉयड बाय आरएल बिफोर द स्टार्टेड हिज ओन प्रैक्टिस। आरएल कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका है। हाँ जी, नहीं और से इतला क्या कहता है? If a person is a director, officer or employee in the current time and preceding 3 years, मौजूदा भी और प्रीवियस 3 सालों में भी, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 70 दिन पहले। तो 70 दिन 3 सालों के अंदर कवर्ड होते हैं। 70 दिन बने हुए। तो मैं अगर वहां पे इंप्लाई था तो पिछले 70 दिन में कहीं ना कहीं इंप्लाई था ना उसका, तो मैं अपॉइंट हो सकता हूं या नहीं? तुम गलत गाइड कर रहे हो जी, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि व्हेन अ पर्सन, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय हु इज और वर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years, द एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ऑफिसर द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बनी ही 70 दिन पहले है, तो मतलब आरएल का जो एम्प्लॉय है वो 70 दिन पहले एम्प्लॉय था, तो 70 दिन तो 3 साल के अंदर ही कवर्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 साल के अंदर एम्प्लॉय रह चुका है। अगर 3 साल में एम्प्लॉय रह चुका है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? आप सही अंडरस्टैंडिंग के साथ चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बस वो लॉ थोड़ा सा भूल गए थे, वो मसला है। तो परेशान नहीं होना आपने, आप मुझे लग रहा है डिमोटिवेट हो गए। अगला सवाल का भी आंसर फिर आप ही करें। कर लेंगे या किसी और से पूछें? कर लेंगे, चलिए आप बता दें। या नहीं, बल्कि नहीं हो सकती अपॉइंटमेंट इसमें। बी में अपॉइंटमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। चलिए सी आपने बताना जी। द डायरेक्टर ऑफ फजल लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सैयद एंड कंपनी। आपकी जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने फजल एंड सैयद एंड कंपनी को ऑडिटर के तौर पर अपॉइंटमेंट करना है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस, जो फर्म की पार्टनर सैयद एंड कंपनी, इसकी स्पाउस होल्ड करती है 1000 शेयर इन सब्सिडरी ऑफ एफएल। पहले तो लॉ क्या कहता है? अब किसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती? लॉ पहले बताएं, लॉ क्या कहता है? एज पर लॉ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? या स्टेटेड कंपनी में कोई शेयर होल्ड करती हैं तो फिर उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। वेरी गुड। तो इस केस में क्या है? कौन होल्ड कर रही है? पार्टनर की फर्म, पार्टनर की स्पाउस। ठीक है, पार्टनर की स्पाउस जो है वो शेयर होल्ड करती है स्टेटेड कंपनी में, सो इसलिए इस केस में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। आगे बताना जी आपने। द डायरेक्टर ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 4.5 मिलियन। ठीक है जी, नजम लिमिटेड जिसका पेड अप कैपिटल कितना है? 4.5 मिलियन। हैव अपॉइंटेड मिस्टर दाऊद टू एक्ट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। उन्होंने मिस्टर दाऊद को एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर अपॉइंटमेंट कर दी है। मिस्टर दाऊद हैज बीन अवार्डेड अ डिप्लोमा इन आईएफआरएस बाय आईकैप and has completed the mandatory training period from the leading firm of chartered accountants. जिनके पास क्या हो? वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये गलत अपॉइंटमेंट है, ये ठीक है, गलत अपॉइंटमेंट है। वेरी गुड जी, ये जो अपॉइंटमेंट है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो दाऊद है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईकैप। He is not holding valid certificate of practice, but he is holding only diploma in IFRS. So in this case, appointment is void. Appointment is void. Disqualified person को
किसको पॉइंट की बात क्या हुई अभी हमारी आखिरी बात बता दे। कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है और उसके पास सिर्फ डिप्लोमा है। वैसे आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थी, ये आपने पता नहीं कैसे बता दिया। ठीक है जी, तो इस केस में अपॉइंटमेंट वॉइड है जी। आगे बताएंगे जी, आपने बताना है जी। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट है सारे डायरेक्टर्स। द कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ मसूद प्राइवेट लिमिटेड। आपकी जो कंपनी है उसको ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट आई है ऑडिटर की, उसका नाम क्या है, मसूद लिमिटेड किया, विच हैज पेड ऑफ कैपिटल ऑफ ₹1 मिलियन, जिनका पेड ऑफ कैपिटल क्या 1 मिलियन है। आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है नहीं हो सकती इस केस में? वेरी गुड। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो इस केस में हुसैन एसोसिएट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट केस में आप क्वालिफाइड टू बी एक्ट एज ऑडिटर नहीं होते। वेरी गुड। आगे कौन बताएगा जी? इधर से तकरीबन हो गए हैं, आगे बताएंगे जी, आप बताएंगे। आपने पहले बताया कोई आंसर? आपने नहीं बताया, अब आपने बताना। Bilal and Company Chartered Accountants has received an offer for appointment as auditor of Dawood Limited. आपको जो बिलाल एंड कंपनी का जो ऑफर रिसीव हुई है दाऊद लिमिटेड की हुई है। गालिब ए पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी होल्ड 100,000 TFCs इन DL। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होल्ड करता है DL के अंदर। ऑर्डिनरी शेयर्स की बात पड़ी थी कि अगर ऑडिट पार्टनर या ऑडिट पार्टनर के जो अदर पार्टनर्स या उसकी स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन किसी कंपनी ऑडिट क्लाइंट के या उसके एसोसिएटेड कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होल्ड करते हैं तो फिर उस केस में क्या होता है, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इस केस में जो होल्डिंग है वो TFCs की है, वो ऑर्डिनरी शेयर्स की नहीं है, तो इस केस में अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। वेरी गुड, इस केस में अपॉइंटमेंट हो सकती है। आगे आपने बताना जी। Zain and Company, a firm of chartered accountants, has received an offer for appointment as auditor of Harris Limited. Harris Limited की क्या आपको रिसीव हुई है, ऑफर रिसीव हुई है जी? इमरान, ए पार्टनर इन Zain and Company, is also partner in Pure Investment Associate. इमरान जो पार्टनर है Zain and Company का, वो पार्टनर किसके अंदर है जी? प्योर इन्वेस्टमेंट के अंदर भी है। पार्टनरशिप फर्म विच ओन 100,000 शेयर्स इन HL, जो 1 लाख शेयर होल्ड करता है HL का। HL कौन सी है? हमें ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट किसकी आई है? हमें ऑडिट क्लाइंट की ऑफर आई है। ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स की बात हो रही है। दोबारा पढ़ें। Zain and Company, a firm of chartered accountant, has received offer for appointment as of Harris Limited HL। HL की ही आपको ऑडिट की ऑफर आई है। इमरान, ए पार्टनर इन Zain and Company, इमरान क्या है जी? Zain कंपनी के अंदर पार्टनर है, इज आल्सो पार्टनर इन प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। जो मेरा एक पार्टनर है वो प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के अंदर क्या है? पार्टनर है। ए पार्टनरशिप फर्म विच ओन 100,000 शेयर इन द HL। मुझे आप बात बताएं कि जो मेरा पार्टनर है उस पार्टनर की एक पार्टनरशिप फर्म है और फर्म होल्ड करती है उस ऑडिट क्लाइंट के शेयर, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट नहीं होते। पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनरशिप के साथ नथी होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अगर आप I2B का चैप्टर नंबर 3 याद करें, नहीं चैप्टर नंबर 2 या 3 था, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की बात, तो पार्टनरशिप के 2 है। पार्टनरशिप जो होती है वो बिजनेस के अंदर, पार्टनर्स बिजनेस से सेपरेट नहीं होते। तो अगर मेरी पार्टनरशिप किसी ऑडिट क्लाइंट के शेयर होल्ड करते तो मैं ही वो शेयर होल्ड करता हूं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं है। अगर मैं ही वो शेयर होल्ड करता हूं तो मैं ऑडिट क्लाइंट के शेयर होल्ड करता हूं, और अगर ऑडिट क्लाइंट के शेयर होल्ड करता हूं तो क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? आगे चलें जी। काशिफ एंड कंपनी है जी, इसमें 2 सिनेरियोज हैं। जस्टिफाई गिविंग रीजंस वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द फॉलोइंग केस इज इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। जी आप बताएंगे मखदूम साहब इसका आंसर पहले का। काशिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक लिमिटेड। आपको एक यूटिलिटी कंपनी है नेशनल इलेक्ट्रिक लिमिटेड, उसकी ऑडिट की अपॉइंटमेंट रिसीव हुई है जी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ KC, NEL हैज अलाउड हिम टू पे his last month bill amounting to 150,000 in monthly installment of rupees 15,000 each.
काशिफ एंड कंपनी को ऑफर हुई है ऑडिटर बनने की एनईएल की, और काशिफ के पार्टनर ने एनईएल से रिक्वेस्ट किया कि जो पिछले महीने का बिल है उसको 15 महीनों में पे करने की इजाजत दे दें। नहीं हो सकती। लॉ क्या कहता है, पहले लॉ एक कहता है मिनट, कि अगर आपने यूटिलिटी बिल है तो आप अपॉइंट हो सकते हैं ऑडिटर, लेकिन विद इन 90 डेज के स्पैन के अंदर। 90 डेज क्या ड्यू बैलेंस, 90 डेज ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना पुराना है, 15 month। कितना पुराना है, 30 डेज है लास्ट मंथ, तो भाई 30 दिन पुराना बैलेंस है, 90 डेज तो अभी पूरे ही नहीं हुए। हो सकता है। तो लॉ में फ्यूचर की बात तो नहीं हुई, मेरा जो मर्जी एग्रीमेंट हो जाए। हाँ, अगर वो 90 डेज से ज्यादा पुराना हो जाएगा तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। लेकिन आज के दिन पे 90 डेज से पुराना नहीं है बैलेंस, लेकिन सर आउट ऑफ द वे जाके इसको वो नहीं मिल रहा। वो सेपरेट है। लॉ क्या कह रहा है, 90 डेज, यहां कितने दिन है, 30 डेज। बाकी जो और है वो अलग है, वो मामला छोड़ दो। लॉ के मुताबिक क्या है, ठीक है, 90 डेज से पुराना बैलेंस नहीं है, हो सकता है। हाँ, जब ये 90 डेज गुजर जाएंगे तो फिर उस टाइम पे जाके डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी 90 डेज नहीं गुजरे, यानी अगर मैं इंस्टॉलमेंट करवा लेता हूं तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा, लेकिन आज के दिन पे मैं अपॉइंट हो सकता हूं। ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन को हमने पढ़ना होता है, रहा भी होता है। कौन बच्चे रह गए जिसे सवाल नहीं हुआ, आपसे हो गया तो सवाल, आपसे नहीं हुआ, अब इसका आंसर आपने करना। जुबैर एंड कंपनी, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ हारून लिमिटेड। जुबैर एंड कंपनी को किसकी ऑफर रिसीव हुई है, हारून लिमिटेड की। साइमा, हु इज द वाइफ ऑफ पार्टनर ऑफ जुबैर एंड कंपनी, इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जमील लिमिटेड। वो जमील लिमिटेड की क्या है, सीईओ है। JL इज एस्टेटेड कंपनी ऑफ HL। JL की किसकी एस्टेटेड कंपनी, HL की। साइमा आल्सो होल्ड 100,000 इन JL। नहीं समझ आया, नहीं हो सकती है company। अच्छा पहले सिनेरियो बताएं क्यों नहीं हो सकती, सारी सिचुएशन बताएं। ZC क्या जो ऑफर रिसीव हुई है वो किसकी हुई है जी, HL की। और इसकी जो स्पाउस है वो क्या है, साइमा। साइमा जो है वो किसकी सीईओ है, JL की सीईओ है। और उसके बाद क्या है जी, और HL जो है JL की क्या है, एसोसिएट है। और साइमा होल्ड करती है 100,000 शेयर किसके, JL के शेयर भी होल्ड करती है। तो इस केस में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो जुबैर है उसकी स्पाउस एक ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, इसलिए उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब ये कितना आसान है समझना, वरना सिनेरियो से कितना मुश्किल है। जुबैर एंड कंपनी की जो स्पाउस है साइमा, वो होल्ड करती है 100,000 शेयर JL के। JL क्या है, एसोसिएटेड कंपनी HL की। HL क्या है, ऑडिट क्लाइंट है ZC का। सो ऑडिट क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए यहां पे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ये बेनिफिट होता है आपको एक डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझने का। क्लियर है जी यहां तक बात। कंपनीज एक्ट में मेरा ख्याल है नफ है प्रैक्टिस। अगर आप समझते हैं कंपनीज एक्ट की प्रैक्टिस फर्दर करनी है लॉ वाली, तो आप मुझे बता दें, मैं और क्वेश्चन करा देता हूं। और अदरवाइज फिर हम कल इंशाल्लाह मूव ऑन कर जाएंगे बाकी चैप्टर 1 की प्रैक्टिस के ऊपर। आप लोग मूव ऑन करें या इसके फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन करें कंपनीज एक्ट के, इसकी फर्दर कर लें। नहीं कल करेंगे, लेकिन कल बाकी नहीं करने टॉपिक। आपने चैप्टर 1 के अंदर और भी काफी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तो बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लें। ये ना है इतने प्रैक्टिस से आप हैप्पी हैं, कोई प्रैक्टिस पे क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का। सिर्फ एमसीक्यूज वाली चीजें मैंने साथ साथ आपसे पूछ ली कि एमसीक्यूज में सवाल कैसे आ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज बना लें, कल एमसीक्यूज भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अपने बोर्ड पे, और साथ साथ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट के अलावा एरियाज हैं, हम उनकी कुछ प्रैक्टिस करके चैप्टर 1 को इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे। और आपका जो टेस्ट होगा किसका होगा, चैप्टर नंबर 1 का ही होगा। ठीक है जी, ले जी आगे। एनी अदर क्वेश्चन जी। जैसे कि आपने ये बताया था, अगर लॉ के मुताबिक तो सब कुछ बनता है, लेकिन उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट लिख दिया तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोड ऑफ एथिक्स लिखा होगा ना, अगर उसने लिखा हुआ लॉ के अलावा भी सोचो, तो फिर आप सोचेंगे सारे पॉइंट्स। अगर सिर्फ कंपनीज एक्ट के मुताबिक फिर नहीं सोचेंगे। कंपनीज एक्ट में जो लॉ है ना उसको देखना आपने, लॉ की डेफिनेशन क्या है। वकील क्या करते हैं, लॉ के एक छोटे से पॉइंट को पकड़ लेते हैं, मतलब यानी कि लॉ में लिखा हुआ उसकी इंटरप्रिटेशन आप निकाल लेते हैं, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन बड़ी स्पेसिफिक होती है। मतलब आप वेग नहीं चल सकते, आप एम्बिगुअस नहीं चल सकते। लॉ इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट। आप लॉ के मुताबिक देखना है। अगर ओके कि ओवरऑल आप कोड ऑफ एथिक्स भी देखें, बाकी भी पर्सपेक्टिव देखें, फिर आपने वो बिल्कुल ठीक सोचा है, आपकी सोच बिल्कुल ठीक जा रही थी जिस तरीके से आप जा रहे थे, इंस्टॉलमेंट पे ले रहा था।
अभी हमने पढ़े नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिंक भी नहीं कर रहा, ठीक है जी। कुछ एरिया भी हमने देखा है, वो चैप्टर 2 के अंदर हम जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो डिस्क्लोजर और 90 डेज में डीइन्वेस्ट करने वाला पॉइंट है, तो वो जो पार्टनर होगा उसके शेयर्स उसमें बाकी पार्टनर्स को डिस्क्लोज करने हैं? नहीं नहीं, कंपनी को डिस्क्लोज, जिस कंपनी के शेयर है उनको डिस्क्लोज करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस केस में जेएल के शेयर्स हैं ना उसके पास, उसकी बीवी के पास, तो जो ऑडिटर है वो किसको बताएगा? अपनी जमील जो सॉरी उसको एचएल को बताएगा कि मेरी स्पाउस के पास आपके एसोसिएटेड कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, हम 90 डेज में डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और वो जो 90 डेज की टाइमलाइन स्टार्ट होगी वो ऑफर के जब ऑफर रिसीव होगी उस दिन से स्टार्ट, जिस दिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना क्लाइंट, फॉर आज मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, मेरा कंसेंट आज की डेट का चला गया कंसेंट लेटर, तो उस दिन के बाद 90 डेज अपॉइंटमेंट के 90 डेज के अंदर अंदर। तो अपॉइंटमेंट कब कंफर्म होगी? जब बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी या शेयर होल्डर की एजीएम हो जाएगी, उसके बाद 90 डेज, अपॉइंटमेंट के 90 डेज के बाद। ये बड़ा अच्छा सिनेरियो बन सकता है इसके ऊपर। अब हर केस में अपॉइंटमेंट डिफरेंट है, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करना है तो उसकी डिफरेंट है मैकेनिज्म, अगर शेयर होल्डर ने करना है उसमें डिफरेंट है। अब वो डेट्स आपको दे देगा और कहेगा बताएं कब तक अगर ये शेयर डिसइन्वेस्ट कर दे तो ठीक है, तो उस केस में फिर आपने देखना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपने उसको डिसइन्वेस्ट करना। जी एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।